लुकमान, पानी का एक ग्लास लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि आपने जो अपनी आधी जिंदगी पलवशा से मोहब्बत करने में गुजारी है, आधी जो है ना आप उसे गालियां देने में गुजारने वाले हैं। हमारी आज की वीडियो है एम्पैथ्स के बारे में। जी हाँ, वो लोग जो एम्पैथेटिक होते हैं, हमदर्द होते हैं। हमदर्द लोग दूसरों के जज्बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसे महसूस भी करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है जो कि किसी इंसान के अंदर हो सकती है, लेकिन मसाइल वहां जन्म लेते हैं और आपका जो हमदर्दाना मिजाज है वो आपके लिए वहां अजाब बन जाता है जब आपको मालूम नहीं होता, आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती कि आप एक एम्पैथेटिक इंसान हैं, आप दूसरों के जज्बात को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं और आपको बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो नार्सिसिस्ट, बायपोलर डिसऑर्डर या फिर जितने भी डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं उनके चुंगल में बहुत जल्दी फंस जाता है। और जो इमोशनली अनस्टेबल या फिर जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो लोग ना एम्पैथ्स का यानी कि हमदर्द लोगों का खून चूसते जाते हैं और इन हमदर्द लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी लाइफ क्यों इतनी मिजरेबल हो रही है। तो सबसे पहले रिवायत को बरकरार रखते हुए एक ईमेल को पढ़ेंगे जो मुझे एक बहुत ही एम्पैथेटिक इंसान ने लिखी है, और वो अनएजुकेटेड एम्पैथ है, उसको नहीं पता अपने बारे में कुछ भी। यही वजह है कि वो 10 साल से बहुत ही अजियत से गुजर रहा है। उसने मुझसे मशवरा मांगा है कि प्लीज बताइए मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिसमें मैं फंस चुका हूं उससे बाहर कैसे निकलूंगा। इस ईमेल में मैं उनका रियल नेम इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि हम उन्हें लुकमान बोलेंगे, और ये नाम उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया है। पहले ईमेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उन्हें हकीकत से नजरें मिलाना सिखाएंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मेरा नाम लुकमान है और मैं एक लड़की पलवशा से मोहब्बत करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी परवरिश मेरे वालिदैन ने हमारे इस्ताद से बढ़कर की है। चूंकि माँ बाप का बड़ा बेटा हूँ और ख़ानदान में इकलौता होने की वजह से सारे ख़ानदान ने मुझे भरपूर मोहब्बत दी। मैं एक इंतहाई शरीफुन नफ्स और हर किसी का ख्याल रखने वाला हूँ, और ये मुझे नहीं लगता बल्कि हर शख्स इस बात का कायल भी है कि मुझ में कुछ खास है, और जहनी लिहाज से भी मैं गैर हकीकी सलाहियतों का मालिक हूँ, या शायद था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। एकेडमिक लिहाज से मैं गैर मामूली तालिब इल्म था, मतलब मैं कभी किसी क्लास में सेकंड तक नहीं आया, हमेशा फर्स्ट आता था। जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे अपनी कज़न पसंद आई, और इस तरह पसंद आई कि मैं बिल्कुल दीवाना हो गया। मेरी ज़िंदगी से सारी रौनकें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। मैं दिन रात उसके बारे में सोचता था। चूँकि वो मेरी कज़न थी, लेकिन आपको तो पता है ना कि पश्तून माशरा कैसा होता है। यहाँ पर आपको इजाज़त नहीं कि आप किसी से मोहब्बत का इजहार कर सकें। मैं तकरीबन 10 साल तक मैसेज व्हाट्सएप पर उसके साथ कांटेक्ट में रहा, लेकिन मैंने कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं बताई। मैंने सोचा कि ख़ानदान में किसी को पता चला तो मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा। मैंने पलवशा को बताने की बजाय अपनी अम्मी से कहा कि उसी घर रिश्ता लेकर जाएं। मेरे वालिदैन रिश्ता लेकर गए और उन लोगों ने इनकार कर दिया, और ये मेरे लिए बिल्कुल एक शॉक जैसा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मुझे भी इनकार कर सकते हैं। और यूं मैं डिप्रेशन में जाता रहा। दिन गुजरते गए, मेरा डिप्रेशन बढ़ता रहा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद भी स्टडी नहीं कर पा रहा था, और क्लास में जो सुनता बस वही याद रह जाता, और उसी की बुनियाद पर मैंने 3.5 GPA के साथ अपना BS मुकम्मल किया। खैर, जब डिप्रेशन मजीद बढ़ता गया तो मैंने हिम्मत जमा की और मैंने सोचा कि मैं एक दिन पलवशा से कह देता हूँ कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो आगे से पलवशा का जवाब था, I am unsure how to express this, but I see you as a good person. I respect your emotions, however, our perspectives on life diverge significantly. While I value financial independence and an open mindset, our approaches differ. Love alone may not sustain a marriage. Compatibility in mindset is crucial for enduring connection. इस ईमेल को पढ़ने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है ना वो यही मैसेज लगा था जो उन मोहतरमा ने किया था लुकमान को। अगर मैं इस मैसेज का तर्जुमा करके दूं लुकमान को, बिल्कुल रियलिस्टिक तर्जुमा, तो वो कुछ यूं है कि यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो। वो सिर्फ यही कहना चाह रही हैं दरअसल। और सच कहूँ तो मुझे इन मोहतरमा का मैसेज बहुत पसंद आया, बहुत रियलिस्टिक मैसेज था। लेकिन इस मैसेज के बाद जो हरकतें हुई ना, वो और ये मैसेज, इन दोनों में बड़ा तजाद था कि वो जो सोचती हैं वो उस पर अमल नहीं कर सकती। मैंने मिन्नत समाजत की पर वो नहीं मानी। वो मुझे एक अच्छा दोस्त मानते हैं और हम सारी रात व्हाट्सएप पर मैसेज पर बात करते रहते हैं। ये सिलसिला 10 साल से जारी है। उन मोहतरमा का जो मैसेज था उसका दूसरा मतलब ये भी था कि क्या हो गया अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ही बेहतरीन जॉब नहीं है, क्या हो गया अगर तुम रिच और सक्सेसफुल इंसान नहीं हो, टाइम पास तो कर ही सकते हैं ना भाई। फ्री मैसेजेस हैं, तुम भी फ्री ख्वार, मैं भी फ्री, दोनों मिलकर टाइम पास करते रहेंगे। इस दौरान उसका मोबाइल खराब हो गया और मैं मजीद डिप्रेशन में चला गया। मैं डॉक्टर के पास गया लेकिन उनको हकीकत ना बता सका, सिर्फ अपने सिम्टम्स बताए। तो उन्होंने मुझे कुछ
मेडिसिन लिख कर दी। मैं तकरीबन 1 साल तक खुद से लड़ता रहा और तकरीबन 60% खुद को रिकवर भी कर लिया, लेकिन इस दौरान जो भी रिश्ता मेरी अम्मी करने लगती मैं उसके लिए इनकार कर देता। मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की, बुक्स और वीडियोस के जरिए अपने आप को बदलने की कोशिश की। मैंने सोचा कि वो मुझे नहीं मिल सकी, अब मैं अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और मैं खुद को रिकवर करने के करीब ही था कि एक दिन वो फिर से आई और हम फिर से मैसेजेस स्टार्ट करने लग गए। इस ईमेल में जो ये वाला पॉइंट था ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मैं रिग्रेट में चली गई भाई कि क्या किया, क्यों किया ऐसा। 60% रिकवर होने के बाद दोबारा रिवर्स। खैर ईमेल को आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि मजीद क्या हुआ आगे। हम तकरीबन रात को मैसेज स्टार्ट करते और इस तरह से सुबह हो जाती और वो मुझसे हर बात शेयर करती और मुझे एक अच्छा इंसान समझती। लेकिन जब भी मैं शादी की बात करता वो कहती इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं, जो भी फैसला है वो मेरे खानदान वाले करेंगे और वो मुझे मंजूर है। बोला ना मैंने आपको, सिंपल सी बात है, शादी तो मैंने किसी सरकारी नौकरी वाले से ही करनी है, शादी तो मैंने किसी अच्छी सैलरी वाले से ही करनी है, लेकिन टाइम पास तो बॉस किया जा ही सकता है आपके साथ। सिंपल, वेरी सिंपल। इस तरह सिलसिला चलता रहा और एक दिन मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा कि या तो मुझे हाँ या ना में जवाब दो, अब मैं मजीद बीच में नहीं लटक सकता। सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं घर पे कुछ नहीं कह सकती और ना ही मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ। मैं बस कुछ साल इंतजार कर सकती हूँ और इस दौरान आप इस काबिल हो जाएं तो मेरे खानदान वाले आपके लिए मान जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। इस दौरान हम और भी ज्यादा करीब हो गए। तकरीबन 24 घंटों में से 7-8 घंटों तक हमारी बातें होती हैं और मेरी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई इसकी वजह से और मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा। और साथ ही साथ पलवशा के मूड स्विंग्स इतने ज्यादा थे कि वो मामूली से मामूली बात पर भी नाराज होती और मुझसे इस तरह पेश आती कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में चला जाता। एक लम्हे को लगता कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और हम आने वाले वक्त के लिए मनसूबाबंदी करते, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे जानती तक नहीं है। अब मेरी जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई और मुझे अपने बहन भाई और माँ बाप किसी से मोहब्बत नहीं है। अगरचा करीब होने के बावजूद भी मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अब मुझे ना ही खुशी महसूस होती है और ना ही मुझे दुख महसूस होता है, बल्कि मैं एक ना खत्म होने वाली परेशानी में मुब्तला हूँ और सारा दिन बैठकर पलवशा के साथ चैट करता रहता हूँ और वो भी मुझे अब मजा नहीं देता। लेकिन जब वो दूर जाती है तो भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। एक अजीब कैफियत से गुजर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ना मैं छोड़ सकता हूँ ना हासिल कर सकता हूँ। मुझे पलवशा की कुछ आदतें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन उसको जरा भी परवाह नहीं, उसे जो अच्छा लगता है वो करती है, उसे जो अच्छा लगता है वो कहती है कि मुझे अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं और मैं ऐसी ही हूँ। मैडम मैं खुद को बेमकसद समझने लगा हूँ और शायद रिग्रेट कर रहा हूँ कि क्या बना दिया मैंने खुद को। जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी थी मैंने कभी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। उसके साथ मुझे लगता है कि पलवशा मुझे कभी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी मैं इस खुशफहमी में हूँ कि ऐसा जरूर होगा कि वो मुझे मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँ? मैडम आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, प्लीज मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद मैंने और भी जब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो मुझे पता लगा कि उनका बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल रवैया है लुकमान के साथ पलवशा का, जिसमें वो उन्हें पपेट कहती हैं। कितनी बार उन्होंने इनको डीमोटिवेट किया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, मोटिवेट करने की बजाय। मैं यहाँ पर पलवशा को डायग्नोज नहीं करना चाहती, ना मैं उन्हें नार्सिसिस्ट कहना चाहती हूँ, ना बायपोलर डिसऑर्डर, ना ही कोई बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का लेबल मैं उन पर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती। लेकिन जो उनकी बातें मुझे बताई गई हैं उस हिसाब से मैं उन्हें सिर्फ इमोशनली अनस्टेबल लड़की कह सकती हूँ। मुझे पलवशा ने तो ईमेल नहीं की, इसलिए मैं पलवशा पर मजीद तबसरा नहीं करूंगी। अब बारी आती है लुकमान की। लुकमान पानी का एक ग्लास लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि आपने जो अपनी आधी जिंदगी पलवशा से मोहब्बत करने में गुजारी है, आधी जो है ना आप उसे गालियां देने में गुजारने वाले हैं। लुकमान इस ईमेल में मैं पलवशा को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। उसकी वजह यह है कि आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपके सामने थे। 2 बार आपको रियलिटी चेक मिला है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, आपने फैंटेसी में रहना बेहतर समझा। लुकमान मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपकी इस ईमेल में आपको कितने रियलिटी चेक्स मिले, कितने रेड फ्लैग्स थे, कहाँ पर आपसे चूक हुई और किस तरह से आपने सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से अपना बहुत नुकसान किया है। देखिए हम पलवशा को या जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, चाहे वो नार्सिसिस्ट हैं, चाहे वो बायपोलर डिसऑर्डर वाले हैं, हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वो वैसे हैं, लेकिन अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना, सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करना, ये सब हमारे अपने हाथ में होता है, ये हमें खुद करना होता है और हम दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले तो आपका ना अपने इमेज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, शरीफुल नफ्स होना, दूसरों के बारे में सोचना, उनके इमोशंस के बारे में सोचना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये बताता है कि आप एक एम्पैथेटिक इंसान है, एक बहुत ही हमदर्द इंसान है। आपको बाउंड्रीज का बहुत इशू है, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज को रोकना है और कहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट
जो आपके अपने राइट्स हैं, जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, जो आपको हर्ट किया जा रहा है, कहां पर आपने उसके लिए स्टेप लेना है, क्योंकि आप वो स्टेप ले ही नहीं सके, आप वो बाउंड्री बना ही नहीं सके, तभी तो उसने आपको पपेट बोला, तभी तो उसने कहा कि आपकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद को एजुकेट करने की जरूरत है, आपको एक एजुकेटेड एम्पैथ बनने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई एम्पैथ एजुकेटेड हो जाता है, उसके पास सेल्फ अवेयरनेस आती है, वो समझ जाता है दूसरों का बिहेवियर भी, अपना भी, तो फिर उससे ज्यादा ना ताकतवर बंदा कोई नहीं इस दुनिया में। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा जो पसंद भी हैं और इसके अलावा उनका नेक्स्ट मूव मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है और उनको समझना भी आसान काम नहीं है, और वो है एजुकेटेड एम्पैथ। क्यों? क्योंकि उनके ना कोई बिहेवियरल पैटर्न नहीं होते, आप ऐसे लोगों को पकड़ ही नहीं सकते, ये इतने खतरनाक होते हैं। लोग कहते हैं साइकोपैथ खतरनाक है, नार्सिसिस्ट, मैं कहती हूँ नहीं भाई साहब, एक एम्पैथ को अगर आपने दे दी ना एजुकेशन, तो फिर उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं इस दुनिया में। सबसे पहला रियलिटी चेक आपकी लाइफ में आया, आपके रिश्ते का ठुकराया जाना। वो ये बताता था कि आप इतने स्टेबल नहीं हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, कि आपका जो रिश्ता था वो इतना डिजायरेबल नहीं था कि वो एकदम से हाँ बोल देते। क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि आपके और पलवशा के फाइनेंशियल स्टेटस में कोई डिफरेंस है, तो आपने कहा हाँ वो फाइनेंशियली आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है इनकार तो बनता ही था, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी बच्ची को खुद से ऊपर फैमिली में दें। यहाँ पर कोई भी अपने से फाइनेंशियल जो लो स्टेटस वाले लोग होते हैं उनमें अपनी बच्ची नहीं देता। ये सबसे पहला रियलिटी चेक था आपके लिए, और आपको वहीं पर समझ आना चाहिए था कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली और मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, फिर मैं रिश्ता भेजूंगा और फिर देखते हैं कि वो कैसे इनकार करता है। हमारी सोसाइटी में यही असूल है और यही कानून है। दूसरा बेहतरीन रियलिटी चेक आपको मिला पलवशा से। पलवशा ने जो अपना वो मैसेज किया था उसमें उसने आपको बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि भाई शादी चलाने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं और सिर्फ प्यार से नहीं चलती शादी। आपको वहीं पर ना समझ जाना चाहिए था कि ये जो बंदी बात बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। उस बंदी ने बात एकदम 100% सही बोली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं समझ सके, आप हकीकत से नजरें नहीं मिला सके। और पलवशा इतनी होशियार और अक्लमंदाना बात करने के बावजूद भी आपके साथ इन्वॉल्व रही, क्यों? अटेंशन। अटेंशन से बड़ा कोई ड्रग नहीं इस दुनिया में। आप खुद सोचें, जितने भी जो सिलिकॉन वैली वाले हैं वो क्या पागल हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं ऐसी चीजें बनाने में कि आपकी अटेंशन को खींचा जा सके। ये सारा गेम यहाँ पर अटेंशन का चल रहा है ना, आपकी तवज्जो का चल रहा है। आपसे इतनी ज्यादा दीवानगी वाली तवज्जो उसे मिल रही है, वो पागल आपको जवाब नहीं देगी। उसका कोई प्लान नहीं है आपसे शादी करने का, उसका दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये जो तवज्जो है ना वो भी इतनी ज्यादा, किसको पसंद नहीं है? कौन नहीं चाहता ये तवज्जो? किसको नहीं चाहिए ये तवज्जो? आप खुद सोचें। जो अटेंशन है, जो तवज्जो है, इतनी कीमती, इतना कीमती सरमाया है, कौन नहीं चाहता? किसको नहीं चाहिए भाई? सबको चाहिए। हम लोगों पर पैसा खर्च इसलिए करते हैं कि हम उनकी अटेंशन चाहते हैं, हम अच्छा दिखना इसलिए चाहते हैं कि हम उनकी अटेंशन चाहते हैं, हमें बड़ी गाड़ी बड़ा घर चाहिए इसलिए कि हम लोगों की अटेंशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, उनकी तवज्जो चाहते हैं। उसको फ्री में इतनी बेहतरीन किस्म की अटेंशन मिल रही है, इतनी वैलिडेशन, इतना डोपामीन उसका रिलीज हो रहा है, वो अपना इमोशन सब ला के आप पे डंप कर रही है, वो बंदी सब फेंक रही है आप पे, कोई वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। इतनी डिसरिस्पेक्ट। आप वो ईमेल्स पढ़ें, क्यों लुकमान, आपको क्यों, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली गई? कॉम्प्रोमाइज कहाँ पर रुकना चाहिए ये आपको क्यों पता नहीं चला? आप बिल्कुल ना डोरमैट बन गए, पायदान बन गए, कोई भी चलकर आपके ऊपर आ रहा है। ऐसा नहीं होता। बाउंड्रीज बनाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट, पहचाने आप कि कहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, कहां पर आपको सामने वाले को 2 टका जवाब देना है। वो अटेंशन जो आप अपने फ्यूचर पर लगा सकते थे और अपने फ्यूचर को कुछ शानदार, कुछ बना सकते थे, कुछ मैनिफेस्ट कर सकते थे, वो सारी आपने पलवशा को दी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपने वो नफल अदा किए हैं दोस्त, जिसका कोई सवाब नहीं है। आपको फर्ज नमाजों पर तवज्जो देनी चाहिए थी, जो फर्ज था, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आपको उसी पर तवज्जो देनी चाहिए थी। लुकमान, मैं आपको क्या आपकी इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी समझाऊं? आपकी ईमेल में एक सबसे बड़ा सबूत मौजूद है इस बात का, और वो ये कि जब वो आपकी लाइफ से चली गई तो आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आई। आप 60% रिकवर कर गए अपने डिप्रेशन को, लेकिन आपने फिर उसको अपनी लाइफ में एंटर होने दिया और फिर से आप रिवर्स चले गए। आपने वो सारी ग्रोथ, वो सब कुछ जो आपने किया था, वो सब पे आपने पानी फेर दिया। जैसे ही वो आपकी जिंदगी में आई, आपकी जिंदगी में वही पुराना डिप्रेशन फिर से लौट आया। ये सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग था जिसको आपने इग्नोर कर दिया कि आखिर जब ये औरत मेरी जिंदगी में आती है तो मेरी जिंदगी तबाह क्यों हो जाती है। इस बात पर आपको तवज्जो देनी चाहिए थी। अच्छा, इस ईमेल में सबसे मजेदार पॉइंट क्या है? यहाँ पर पलटी कैसे खाई है मोहतरमा ने। इन्होंने जब पूछा कि
भाई मुझे हाँ या ना में जवाब दो, मुझे बीच में लटका कर मत रखो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, यस और नो। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने जवाब दिया कि देखो मैं तो ठीक है, मैं राजी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे शादी करने में, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं है। तुम लाइफ में कुछ बन जाओ, कुछ करो, ठीक है, इस काबिल हो जाओगे तो फिर मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे। लुकमान ये रेड फ्लैग भी था और रियलिटी चेक भी। उसने आपको साफ साफ कहा कि तुम स्टेबल नहीं हो, तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तुम्हारा रिश्ता इतना डिजायरेबल नहीं है, कुछ करो लाइफ में, कुछ बनो, फिर मेरे घर वाले मान जाएंगे शादी के लिए। और यहां पर उसने एक रेड फ्लैग क्या दिखाया कि जब आप जा रहे थे छोड़कर, जब उसको अटेंशन जा रही थी, उसकी ड्रग, उसका नशा उसे छोड़कर जा रहा था। भाई किसको नहीं पसंद यार अटेंशन, किसे नहीं चाहिए बताओ मुझे जरा, सबको चाहिए यहाँ पर। तो जब वो नशा जा रहा था ना, तो फिर उसने कहा कि नहीं यार मेरी कौन सुनेगा, फिर ये इतनी वैल्यू इंपॉर्टेंस जिसकी मुझे आदत हो गई है, ये मुझे कौन देगा, कि तो वैसे भी इसको तो बस एक बार बोल दो ना कि हाँ मैं तुम्हारी हूं, ये उसी पे खुश हो जाता है। तो वो उन्होंने आपसे ये कहा, ये गेम चलाया और आप उनकी बातों में आ गए, लेकिन यहां पर उन्होंने आपको रियलिटी चेक भी दिया जिसको आपने फिर इग्नोर कर दिया। आपकी दूसरी ईमेल जो आपने मुझे लिखी थी, जिसे मैंने नहीं पढ़ा, उसमें मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर हुआ कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहे थे, आप कुछ कोई गोल अचीव करने जा रहे थे, उन्होंने आपको डीमोटिवेट किया और कहा कि मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, मुश्किल है। आपने वहां भी रेड फ्लैग नहीं देखा। क्यों? हम जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, हम उस इंसान को बोलते हैं कि तुम कुछ करो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये वो वाली औरत नहीं थी आपकी लाइफ में जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती, जो 8-8 घंटे आपका खून नहीं चूसती व्हाट्सएप पर, बल्कि आपको बोलती कि ये सब छोड़ो, जाओ बैठो और पढ़ो, तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, मुझसे शादी करनी कि नहीं करनी, करनी है ना तो लाइफ में कुछ बनो तो सही तुम। ये इमोशनली अनस्टेबल लड़कियां हैं जिन्हें दूसरों को मोटिवेट करना नहीं आता, जो ना खुद ग्रोथ करती हैं ना करने देती हैं। अगर खुद करती भी है ना तो आपको नहीं करने दी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अटेंशन इज हेल ऑफ अ ड्रग, सबको चाहिए, इनसे अटेंशन जा रही है, वो जाने नहीं दे सकती उसको। ये तो आपकी ईमेल में वो चंद रेड फ्लैग्स थे जिनको मैं एक वीडियो में बयान कर सकती थी। रेड फ्लैग्स तो और भी बहुत ज्यादा हैं, आपने मुझे कोई 6-7 ईमेल्स लिखी हैं और मैं अगर उनको बयान करने बैठूंगी तो घंटा तो सिर्फ आपके रेड फ्लैग्स ही मैं बताती रह जाऊंगी। लेकिन अभी बात करेंगे सोल्यूशन की कि इसका हल क्या है। तो सबसे पहले लुकमान आपने करना ये है कि मोहतरमा को ब्लॉक, जी हाँ, हर जगह से ब्लॉक कर दें, नो कॉन्टैक्ट। हमारे यहाँ साइकोलॉजी में और जो थेरेपी है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं ना कि कारामत फॉर्मूला है, हमेशा काम करता है, कभी फेल नहीं होता, उसे कहते हैं नो कॉन्टैक्ट। उस बंदे से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए जाए। पलवशा को ब्लॉक करने के बाद और उसके साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट, कोई ताल्लुक ना रखने के बाद, और ना ही आप उसके घर जाएंगे क्योंकि वो आपकी कजन है, ठीक है, तो आप उसके घर भी नहीं जाएंगे, कोई आपने उससे मिलना नहीं है, कुछ भी नहीं, खत्म करें ये सब जो भी आपने किया, पानी फेरें इस पर। उसके बाद आपने अपनी जो 60% वाली रिकवरी की थी ना, जिस तरह से बुक्स, वीडियोस, एक्सरसाइज, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी खाना, टाइम पर सोना, आपने वो सब करना है क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसको हीलिंग की जरूरत है। वो जो 8-8, 9-9 घंटे आपने जो मोहतरमा को अटेंशन दी है, जो मोहतरमा का आपने जबरदस्त किस्म का डोपामीन रिलीज किया है, वो डोपामीन अब आपने ना वहां नहीं देना, अब वो एनर्जी वहां नहीं देनी, अब आपने सारी एनर्जी लगानी है अपने ऊपर। हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, जर्नलिंग करें, बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें और जो भी हेल्दी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं उसे ऐड करें। आपकी बॉडी को हीलिंग की जरूरत है। वो तमाम तर रातें आपने जो मोहतरमा के साथ व्हाट्सएप पर जागी है ना, अब उन रातों में आपको सोने की जरूरत है ताकि आपकी बॉडी हील हो सके। उसके बाद आपने करना है रिविजिट अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को। आपने वहां जाना है, आपने देखना है कि आपके घर में क्या माहौल था, ये सब क्यों, कहाँ, कैसे आ रहा है और क्यों। सिर्फ एक लड़की की वजह से, वो जो एक लड़की थी उसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे, अब आप उनसे 2 मिनट फोन पर बात नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? क्या एक लड़की से मोहब्बत करने के बाद बंदा अपने घर वालों को भी भूल जाता है? आपको एक बार अनबायस्ड होकर अपने घर वालों के मिजाज पर और जो आपके घर का एनवायरनमेंट है उस पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि अब आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, हेल्थ पर भी तवज्जो दे रहे हैं और अपने जो पास्ट है उसको भी आप रिविजिट कर रहे हैं, लेकिन आपने गोल सेट करने हैं फ्यूचर के लिए। अब टाइम आ गया है अपनी जो सारी एनर्जी है, वो सारी अटेंशन है, वो अपने गोल्स पर लगाने का। कोई गोल ढूंढें अपने लिए, कोई गोल सेट करें और बहुत ही बेबी स्टेप्स लेकर उस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपको लुकमान एक बात बता दूं, मैं खुद भी पश्तून हूँ और आप भी पश्तून हैं, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। देखिए, आप जब अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं से आपको कॉन्टैक्ट दोबारा ज़रूर करेगी और मे बी उसकी शादी अगर कहीं और हो जाती है तो
हो सकता है लाइफ में अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है तो वो अटेंशन, वो डोपामिन हासिल करने के लिए आपको कांटेक्ट जरूर करेगी, लेकिन आपने, चूंकि आप जानते हैं अपने कल्चर को ना, आप जानते हैं हमारा कल्चर कैसा है, तो आपने उसके साथ कोई बात नहीं करनी, आपने उसको कोई जवाब नहीं देना ना। अभी अभी तो नो कांटेक्ट है ही है, खत्म कर दें। हो सकता है किसी नए नंबर से आपको कभी भी लाइफ में वो अप्रोच कर सकती है, क्योंकि जो 10 साल का एक आपका रहा है ताल्लुक, वो जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस ना वो भूल सकती ना आप भूल सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन आपके अंदर का वो हमदर्द इंसान दोबारा से जाग जाए और वो अपनी दुखियारी कहानियां सुनाए और आप उसके आंसू पोंछने बैठ जाएं, तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने बिल्कुल सख्त लौंडा बनना है, और इस मामले में आपने किसी की नहीं सुननी। वो जो नया नंबर होगा उससे भी उसको ब्लॉक कर देना है। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, खासकर आपके लिए, क्योंकि आपने उससे वाकई में मोहब्बत की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए ये जो है ना, वो जज्बाती चीजें आपको आगे चलकर नुकसान दे सकती हैं। आप ऑलरेडी अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर वो आपके पास आती है अपने दुख भरी दास्तानें लेकर, अपने दुख भरे इमोशंस लेकर, तो उसको सहारा देना ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और यही वही टाइम होगा आपके इम्तिहान का। वो टाइम होता ऐसा है ना कि उसमें मैंने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगियां बर्बाद करते देखा है, कि कहीं से इतनी बेहतरीन लाइफ चल रही होती है, वो पुरानी गर्लफ्रेंड मोहतरमा आकर टपक जाती है अपने रोने धोने लेकर शौहर के, और ये जो जनाब होते हैं अपनी फैमिली को इग्नोर करके गर्लफ्रेंड को बचाने पहुंच जाते हैं। गर्लफ्रेंड की लाइफ जो है ना वो एफ अप है, वो मेस्ड अप है, और आप जो है वो उसको बचाने पहुंच गए अपनी फैमिली छोड़कर, अपना फ्यूचर दांव पर लगाकर। तो ये वो मोमेंट होता है, ये वो वीक मोमेंट होता है जिसमें आपने सख्त लौंडा बनना है, जिसमें आपने बोलना है भाड़ में जाओ तुम सब, मैंने किसी की नहीं सुननी, मेरी फैमिली, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चे, मेरा फ्यूचर, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर के लिए आगाह कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आ चुके हैं जिसमें यही होता है, और फिर बर्बादी ही बर्बादी है। तो उस बर्बादी से मैं आपको बचाना चाह रही हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, कभी ऐसा हो जाए लाइफ में वो आपको फिर से अप्रोच करे, तो आपने पिघलना नहीं है मोम की तरह, ठीक है? आपने बिल्कुल चट्टान की तरह, आप वैसे भी पठान है, चट्टान की तरह मजबूत आपने खड़े रहना है और बोलना है कि खबरदार जो तुमने कोशिश भी की मुझे कभी कांटेक्ट करने की। आपको ना एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है लुकमान, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आपने मुझे कहा कि मैडम मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये होता है उन लोगों के साथ जो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो दूसरों के जज्बात का बोझ उठाए फिर रहे होते हैं, और फिर उनकी पूरी लाइफ तबाह हो रही होती है, वो कंफ्यूजन में होते हैं, वो ड्रेन्ड महसूस करते हैं, उनमें कोई एनर्जी नहीं होती, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें लोगों से दूर रहना है। उन्हें ऐसे लोगों से जो इमोशनली अनस्टेबल हैं उनसे एक नो कांटेक्ट वाला रिश्ता बनाए रखना है। तो आपने उनसे दूर रहना है, और ये जो कंफ्यूजन है, ये जो आपकी एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है, ये सब क्लियर हो जाएगा अगर आप हकीकत को वैसे देखेंगे जैसी वो है। मैंने आपकी ईमेल से अंदाजा लगाया कि आप नाइस गाय हैं, और यहाँ पर ना अंग्रेजी में एक जुमला होता है कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती। अगर नाइस गाय को अगर हम दे दें ना, एजुकेशन दे दें, और वो रियलिटी को वैसे देखे जैसी वो है, और फैंटेसी में ना रहे और सेल्फ अवेयर हो, तो नाइस गाय से ज्यादा तेज तरार, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग मैंने नहीं देखे आज तक। फिर लुकमान एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जितने स्वीट, जितने कॉम्प्रोमाइजिंग और जितने अच्छे आप हैं, कोई भी बंदी आपकी लाइफ में आएगी ना तो उसका बड़ा ही कोई बेहतरीन किस्म का रिलेशनशिप होगा आपके साथ, आप उसे बहुत खुश रखेंगे। क्योंकि रिसर्च हमें बताती है कि जो एम्पैथेटिक लवर्स होते हैं, जो एम्पैथेटिक हस्बैंड्स होते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन होते हैं, वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, और ये बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है। और अगर मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से कहूँ तो ये दुरुस्त है, क्योंकि मैं भी इस वक्त एक एम्पैथ के साथ रह रही हूँ जो कि एजुकेटेड एम्पैथ है। और एजुकेटेड एम्पैथ जो होता है ना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब समझ रहे होते हैं, उनकी सब समझ में आ रहा होता है, लेकिन उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, बहुत अमेजिंग होता है। इतने बेहतरीन, इतने कंपैशनेट, सुनने वाले, बर्दाश्त करने वाले, कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग होते हैं ना, कि आपकी जिंदगी जन्नत बन जाती है। तो मैं इस बात का अंदाजा लगा सकती हूँ कि जो भी बंदी आएगी ना आपकी लाइफ में, उसकी जिंदगी जन्नत होगी। पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें, बाउंड्रीज बनाएं, और मेरे हस्बैंड की तरह एजुकेटेड एम्पैथ बने, ताकि लोग आपका फायदा ना उठा सकें। दूसरों से प्यार करना एक बात है, लेकिन दूसरों को अपना फायदा उठाने देना, ये सरासर आपकी गलती है। ये आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आप अवेयर नहीं है, तो दूसरे आपका फायदा उठा रहे हैं। आप अवेयर हो जाएं तो फिर दूसरे आपका फायदा नहीं उठा सकते। लुकमान अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत वक्त है आपके पास। आप अपने आप को मिलने वाली तमाम तर सलाहियतों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उस लड़की से नो कॉन्टैक्ट पे चले जाएं। लुकमान, जब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे ना, और जब आप हील होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो फिर उसके बाद ना आपको पलवशा पर बहुत गुस्सा आएगा, और आपको बहुत अफसोस होगा कि आपने अपना इतना टाइम जाया कर दिया। आपको बहुत अफसोस, बहुत पछतावा होगा, लेकिन आपने
उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि आपने अपनी वो सारी एनर्जी, वो सारा एंगर, वो जो कुछ भी है उसको एक्नॉलेज करना है और उसको अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में लगाना है, क्योंकि किसी और को नुकसान पहुंचाकर हम खुद को ही नुकसान दे रहे होते हैं। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें और अपनी जिंदगी को नई डायरेक्शन दें। एक नई शुरुआत करें, जो हो गया सो हो गया, उस पर पानी फेरें। हर इंसान अपने लिए जो भी फैसला लेता है उस वक्त के हिसाब से वो उसका बेस्ट फैसला होता है, क्योंकि जितनी आपके पास अवेयरनेस, जितना आपके पास शऊर था, उस हिसाब से आपने वो सारे फैसले लिए। लेकिन अब आपके शऊर की स्टेट बदल गई है, अब आपको मजीद शऊर आएगा तो आपके फैसलों में भी तब्दीली आएगी। इमरान खान वाली तब्दीली नहीं आपने लेकर आनी, आपने वो रियल वाली तब्दीली लेकर आनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप एक नया स्टार्ट लेंगे अपनी जिंदगी में। मुझे उस दिन का इंतजार है कि जब आप खुशी खुशी मुझे ईमेल लिखेंगे और आप कहेंगे कि आपने जो गोल्स अपने लिए सेट किए हैं उनको आपने अचीव कर लिया और आप एक हेल्दी इंसान हो गए हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल आए हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगे हैं और एक एम्पैथ से एजुकेटेड एम्पैथ बनने के सफर पर निकल चुके हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि किसी भी मर्द में कोई एक क्वालिटी जो शादी करने से पहले किसी भी औरत को देखनी चाहिए तो वो क्या होगी, मैं कहूंगी कि एम्पैथी। अगर एम्पैथी उस बंदे में है ना तो वो इतना कंपैशनेट, लविंग और केयरिंग पार्टनर होगा ना कि आपको दुनिया ही जन्नत लगने लगेगी। अफसोस की बात है कि जितने भी हमदर्द, एम्पैथेटिक लोग होते हैं ना, वो उन लोगों की जानिब अट्रैक्ट होते हैं जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि नार्सिसिस्ट हो या बाइपोलर डिसऑर्डर वाले हों, ये इमोशनली अनस्टेबल लोग। ये तमाम तर लोग इन हमदर्द लोगों का खून चूस जाते हैं, इनको डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन के लिए छोड़ देते हैं सारी जिंदगी के लिए। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें एम्पैथ्स की नहीं बल्कि एजुकेटेड एम्पैथ्स की जरूरत है। वो हमदर्द लोग जो सेल्फ अवेयर हों, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के अंदर खुद आगाही होगी, ये सेल्फ अवेयर होंगे ना, तो ये नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक या इमोशनली अनस्टेबल जो लोग होते हैं ना, ये फिर उनकी अकल ठिकाने लगा सकते हैं, वो फिर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमारी सोसाइटी में जो नार्सिसिस्ट हमेशा जीतता है और जो डिसबैलेंस है हमारी सोसाइटी में, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जो हमदर्द लोग हैं ना, उनके पास सेल्फ अवेयरनेस ना होना है। उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह से वो इन लोगों की जानिब अट्रैक्ट हो रहे हैं और कैसे ये लोग इनका फायदा उठाने वाले हैं। तो फिर ऐसे लोगों को जब ना तालीम मिलती है, एजुकेशन मिलती है, सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, तो ये सोसाइटी को भी बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी को भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं और इस किस्म के टॉक्सिक लोगों के हाथों ना जाया नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अंदर के हमदर्द, एम्पैथेटिक इंसान को जगाएंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे, लेकिन बाउंड्रीज बनाएंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।